नमस्कार कृषक बंधुओं। मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृति कृषि तंत्र एलएलपी पुणे से आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वर्ष हमने वर्षा के ऊपर खरीफ के मौसम में वर्षा के ऊपर हमने 4 वीडियो दिए थे। उसी श्रृंखला में 5वां वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें वर्षा बादलों की वैदिक अवधारणा के ऊपर हम बात करेंगे। वर्षा का महत्व और इसकी प्रतीकात्मकता क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पृथ्वी के कायाकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति की सुंदरता और मिट्टी की उर्वरता से जुड़ा होता है। वर्षा केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि दिव्य पोषण और जीवन के पोषण का भी प्रतीक है। वर्षा की मात्रा की अवधारणा भी अच्छी फसल के साथ आने वाली प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में वर्षा किसका प्रतीक है? हिंदू धर्म में बारिश मृत्यु में एक बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि बारिश की प्रत्येक बूंद एक आत्मा है जिसका पुनर्जन्म हो रहा है। इस वजह से बारिश जीवन, नवीनीकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है, और इसे दुर्भाग्य या दुख के रूप में नहीं देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पे सूखा पड़ता है, या जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है वो रेगिस्तान में बदल जाता है। तो उसको मृत्यु से संबंधित बताया गया है कि जहाँ पे जीवन नहीं होता है। और जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे हरियाली होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी फलते फूलते हैं। जीवन का चहल पहल रहता है। तो इसलिए वर्षा जो है वो हिंदू धर्म में जीवन का प्रतीक है। जीवन अगर है तो उसकी मृत्यु भी होनी है और पुनर्जन्म भी होना है। तो ये जो चक्र है, जीवन चक्र, वो चलता रहता है। और उसी जीवन चक्र को हम वार्षिक रूप में प्रतिवर्ष देखते हैं। वर्षा के पहले गर्मी होती है, ग्रीष्म काल होता है, सभी तरफ सूखा रहता है, गर्मी रहती है, धूप रहता है। इसके बाद वर्षा होती है, हरियाली हो जाती है। उसके बाद शीत ऋतु आता है, जब मौसम बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, ठंडा रहता है। उसके बाद पतझड़ आता है और वसंत आता है। वसंत के साथ साथ पतझड़ आता है, पुराने पत्ते पेड़ों में झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। और उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है। ग्रीष्म ऋतु में छाया मिलती है, उन्हीं नए पत्तों से हमें छाया मिलती है पेड़ों में। और इस प्रकार उसके बाद वर्षा होती है। तो इस तरीके से जन्म और पुनर्जन्म, मृत्यु, इस तरीके से उसकी उसका चक्र चलता रहता है। वैदिक परंपरा में बारिश के बादलों को अक्सर जीवन के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जो प्रचुरता, पोषण और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति का प्रतीक है। वे पार्जन्य, वर्षा देवता जैसे देवताओं से जुड़े हैं, और उनका आगमन मानसून के मौसम और नवीनीकरण का प्रतीक है। बादल अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें बारिश पृथ्वी को पोषण देती है और इसमें जीवन को पनपने देती है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वां सूक्त तथा यजुर्वेद की 33 संहिता में संबंधित चर्चाएं वर्षा प्रक्रिया की प्राचीन वैदिक समझ में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये ग्रंथ ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और प्रकृति के अवलोकन के माध्यम से वर्षा के चक्र की व्याख्या करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक तर्क को आध्यात्मिक प्रतीक
वाद के साथ मिश्रित किया गया है। इस सूक्त के तीन महत्वपूर्ण छंद हैं, ऋक हैं, यानी छंद हैं, वर्षा के वैदिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करते हैं। पहला, सप्तार्ध एवं वर्षा का चक्र। सप्तार्ध गर्भ भुवनस्य ऋतो विष्णुवस्थी विष्णुस्थानी विष्णुस्थान्ति प्रतिशा विधर्म। इसका अर्थात वैदिक सिद्धांत में सूर्य की किरणों को जलवाहक माना गया है। सूर्य के किरणों ऊष्मा पृथ्वी से जल सोखता है, जिसे सप्तार्ध के रूप में दर्शाया गया है। सप्तार्ध का मतलब होता है 6 माह और 7वें माह का आधा भाग। तो जिसका अर्थ होता है 6 माह और 7वें महीने की आधी अवधि। जैसा मैंने बताया, इस अवधि के दौरान सूर्य पृथ्वी को पोषण देने में सक्षम जल को संचित करता है और इसे मानसून के मौसम तक संग्रहित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन बनाए रखने में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, जिसमें किरणें संवाहक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरे छंद में ऋतु के मार्ग पर जल की गति। कृष्णम नियम हरयाम हरया सुपर्ण सूर्य के मार्ग पर जल की गति का वर्णन करता है, जिसे ऋतु एक ब्रह्मांडीय क्रम कहा गया है। श्लोक से पता चलता है कि सूर्य दक्षिण की ओर अपनी स्पष्ट गति के दौरान जल को इकट्ठा करता है। जैसे ही ये उत्तर की ओर मुड़ता है, आर्द्र हवा और पानी ऊपर की ओर ले जाया जाता है और वर्षा के रूप में छोड़ा जाता है। यह गति वर्ष के दौरान सूर्य की उत्तर और दक्षिण की ओर स्पष्ट गति की प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। ये घटनाएं भारतीय मानसून प्रणाली की आधुनिक समझ के अनुरूप है, जहां दक्षिण पश्चिम हवाएं उपमहाद्वीप में नमी से भरी हवाएं लाती हैं। तृतीय छंद में पर्जन्य एवं वर्षा का वितरण के बारे में बताया गया है। समान में उपमुक्त कह भी पृथ्वी पर वर्षा लाने में वर्षा देवता पर्जन्य की भूमिका का वर्णन करता है। पर्जन्य वर्षा देवता को पर्जन्य कहा जाता है। कुछ लोग इंद्र देवता को वर्षा का प्रतीक मानते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्र तो सभी देवों के देवता नरेश हैं। इंद्रदेव तो नरेश हैं इन सभी देवताओं के। वर्षा के लिए पर्जन्य देवता होते हैं, पर्जन्य उनका नाम है। सूर्य की किरणों द्वारा एकत्रित जल को अग्नि द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है और वर्षा द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया जाता है। वाष्पीकरण और वर्षा की यह चक्रीय प्रक्रिया जल विज्ञान चक्र की वैदिक समझ को दर्शाती है। यह संतुलन और आवधिकता पर भी जोर देता है, क्योंकि बारिश ब्रह्मांडीय लय के आधार पर विशिष्ट मौसमों के दौरान होती है। ऋतु और अग्नि का क्या संबंध है? ऋतु और अग्नि की गति। ऋतु की अवधारणा जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, वर्षा की वैदिक व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नि सौर ऊष्मा का रूप है, जो ऋतु के मार्ग पर चलती है, समुद्र से पानी इकट्ठा करती है और उसे वर्षा के रूप में छोड़ती है। यह गति ऊष्मा, जल और वायु के बीच गतिशील संतुलन को दर्शाती है, जो एक सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया बनाती है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। सोम अर्थात चंद्रमा और अग्नि अर्थात सूर्य के बीच परस्पर क्रिया वैदिक विचार में विशेष रूप से वर्षा प्रक्रिया के संदर्भ में एक आवश्यक विचार है। अग्नि अर्थात ऊष्मा, जो कि सूर्य से आता है, उसकी क्या भूमिका है उसको समझते हैं। अग्नि ऊष्मा, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। वर्षा के संदर्भ में अग्नि सूर्य की किरणों का प्रतीक है,
जो वाष्पीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य अर्थात अग्नि पृथ्वी, नदियों और महासागरों से जल को अवशोषित करता है, इसे वाष्प में बदलता है, जो जल वायुमंडल में ऊपर उठता है। इस प्रक्रिया को अग्नि द्वारा ऊ- ऊपर व्योम में ले जाने के रूप में वर्णित किया गया है। सोम अर्थात पानी, या जो कि चंद्रमा के साथ संबंधित है, इसकी क्या भूमिका है? सोम जीवन, जल और पोषण का सार का प्रतीक है। यह वर्षा और महत्वपूर्ण तरल पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। अग्नि द्वारा जल एकत्रित करने और इसे व्योम में भेजने के बाद सोम बादलों के रूप में इस जल को संघनित रूप करने का प्रतीक है, जो वर्षा चक्र को दर्शाता है। वेदों के ब्रह्मांड विज्ञान में सोम चंद्र का प्रतीक है, जो ज्वार भाटा के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। सोम अग्नि की अंतः क्रिया चक्रीय एवं पूरक है। कैसे? पहले दाता के रूप में अग्नि है। अग्नि अर्थात सूर्य की गर्मी वाष्पीकरण का प्रतीक पृथ्वी से पानी को स्वर्ग में ले जाती है। इसके बाद प्राप्तकर्ता के रूप में सोम है। सोम इस पानी को बादलों के रूप में इकट्ठा करता है, जो संघनन का प्रतीक है। तीसरा उद्धारक के रूप में पार्जन्य है, वर्षा देवता। पार्जन्य के प्रभाव से बादल में सोम का संग्रहित जल वर्षा के रूप में धरती पर प्रदान होता है। वैशाख और ज्येष्ठ माह में वर्षा बादलों की क्या गतिविधि होती है, इसको हमने इस वर्ष के चित्रों के आधार पर समझने की कोशिश की है। ये पहला चित्र जो है ये 16 मई 2025 का है, जब प्री मानसून के बादल हमें दिखाई पड़ रहे हैं भारतवर्ष के ऊपर। दक्षिण पश्चिम भारत से दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम भारत से कुछ बादल आ रहे हैं, कुछ पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बादल आ रहे हैं, जो वर्षा होने की प्रक्रिया को दर्शाती है। जैसा मैंने पीछे बताया कि ऋतुओं के बदलने से वर्षा होती है। इसके बाद बीच का जो चित्र है वो इस वर्ष 2025 के खरीफ में वर्षा का कैसा अनुमान है, किस किस तारीख को किस क्षेत्र में वर्षा के मानसून के बादल पहुंचने की संभावना है, वो ये लाल रेखाओं से तारीख के अनुसार ये बताया गया है। तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो मैं पूना में रहता हूं, तो पूना के लिए अगर महाराष्ट्र में हम देखें तो 10 जून के आसपास नॉर्मल मानसून आता है साधारणतः। ये इस बार भी वैसा ही दिखाया गया है कि 10 जून के आसपास मानसून के बादल आने शुरू हो जाएंगे। और नीचे 13 मई का जो है नीले रंग का रेखा है, वो ये दिखा कि वास्तविक रेखा है कि एक्चुअल मानसून जो है वो कब कहाँ पर है। उसके हिसाब से अगर देखें तो मानसून अपने समय के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा समय से पहले कह सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में 26 मई को दिखाया गया है, तो ये 13 मई को श्रीलंका के ठीक पहले है। और तीसरा जो चित्र है ये प्री मानसून का है, 24 मई का, जिसमें ये नीले रंग के जो है ये बादल के रूप में दिखाए गए हैं। तो जो पहला चित्र है और तीसरा चित्र है करीब करीब एक जैसा ही दिखता है। समय जो है वो 16 और 24 मई का है। इससे आगे अगर बढ़े तो ऋतु जल चक्र विज्ञान में ये चित्र जो है हमने लिया है, ये 25 मई का चित्र लिया है। दोपहर को 1:37 मिनट पर ये चित्र जो है ये हमने लिया है 25 मई को। कैसा है बादलों का, मानसून के बादल की का आगमन कैसे हो रहा है, कहाँ पर है। और इसमें हम अगर देखें तो अग्नि अर्थात गर्मी और सोम अर्थात जल के बीच ये परस्पर क्रिया प्रकृति में संतुलन और सामंजस्य को दर्शाती है। अग्नि भौतिक जल को वाष्प में बदल देती है, जबकि सोम इसे जीवन देने वाली वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनरागमन करता है। अग्नि और सोम ऋतु के संदर्भ में ये प्रक्रिया ऋतु ब्रह्मांडीय व्यवस्था द्वारा संचालित होती है। अग्नि अर्थात गर्मी ऋतु के साथ साथ तालमेल में काम करती है, जो कुछ मौसमों वर्षा के मौसम में वाष्पीकरण, गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण,
के दौरान पानी को ऊपर की ओर गति सुनिश्चित करती है। सोम बदले में सही समय पर वर्षा के साथ पृथ्वी को पोषण देकर ऋतु के साथ तालमेल बिठाता है। ये परस्पर क्रिया प्रकृति के चक्र में एक आदर्श संतुलन को दर्शाती है, जहां अग्नि अर्थात गर्मी और जल अर्थात वर्षा एक दूसरे के पूरक है। वर्षा की अवधारणाएं क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो शीतलन तंत्र के तहत वर्षा तब होती है जब वातावरण में नमी की मात्रा हवा की संतृप्त क्षमता से अधिक हो जाती है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में अधिक जल धारण कर सकती है। यदि गर्म नम हवा को पर्याप्त रूप से ठंडा किया जाता है तो संतृप्त क्षमता से अधिक पानी वर्षा के रूप में गिरना एक प्राकृतिक घटना है। बादलों से गिरने वाली तरल जल ही वर्षा है। वर्षा तब होती है जब हवा ऊपरी वायुमंडल में ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। ठंडे तापमान के कारण जल वाष्प पानी की बूंदों में संघनित हो जाती है, जो हवा के संतृप्त होने पर बादलों से वर्षा के रूप में गिरती है। अब वर्षा के प्रकार कैसे कितने होते हैं वो भी हम थोड़ा सा समझते हैं। पर्वतीय या राहत वर्षा। राहत वर्षा क्या होती है, जिसे पर्वतीय वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। ये तब होती है जब नम हवा को एक पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे ये ठंडी और संघनित हो जाती है, जिससे हवा की दिशा में वर्षा होती है। जिसे जैसे कि हवा की दिशा में नीचे आती है और ये गर्म हो जाती है और सूख जाती है, जिससे संभावित रूप से वर्षा छाया प्रभाव पैदा करता है। इसको अगर हम इस चित्र से समझें तो पहले हम इस चित्र में देखें कि ऊपर उठती हवा, उपस्थित हवाएं नम हवा को पर्वत श्रृंखला की ओर लाती है, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं। समुद्र के तट से ऊपर की तरफ जाती है, पर्वत की तरफ जाती है। शीतलन और संघनन, जैसे जैसे हवा पहाड़ में के ऊपर उठती है ये फैलती है और ठंडी होती है, जिससे जलवाष्प संघनित होकर बादल बन जाता है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संघनित हो रहा है चित्र में। इसके बाद वर्षा होती है। बादल हवा की दिशा में जिस तरफ हवा बह रही है, वर्षा बारिश बर्फ आदि छोड़ते हैं। मतलब जैसा मौसम होता है, अगर ज्यादा ठंडी होती तो बर्फबारी हो जाती है, अगर कम तापमान रहता है तो वर्षा होती है पहाड़ों में। वर्षा छाया अगर हम देखें तो इस जहाँ पे वर्षा हो रही है उसके पहाड़ के दूसरे तरफ जो है वहां पे वर्षा नहीं होती है। उसको इसलिए वर्षा छाया कहते हैं। लीवर्ड साइड हवा से आश्रय वाली तरफ, जिधर जिस तरफ दूसरी तरफ हवा नीचे उतरते समय शुष्क और गर्म होती है, जिससे अक्सर वर्षा छाया प्रभाव होता है, जहाँ वर्षा काफी कम हो जाती है या नहीं होती है। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर से आने वाली हवाओं के कारण यूनाइटेड किंगडम के पश्चिम तट पर उच्च राहत वर्षा कम होती है। ये अगर हम जहाँ से हमने उदाहरण लिया है वहां पे इस चित्र के अनुसार बताया गया। दूसरे तरह की वर्षा जो होती है उसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा में क्या होता है, जिसे वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, ये तब होती है जब गर्म नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, जिससे संघनन और बादल बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः बारिश होती है। इस प्रकार की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और गर्मियों के महीनों में तीव्र सौर तापमान के कारण आम है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि सूर्य का तापमान पड़ रहा है, जिससे वाष्प बन के ऊपर हवा वाष्पित हवा ऊपर जा रही है और ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा होती है। तीसरे जो है वो चक्रवातीय या अवरुद्ध अग्रभाग वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा, जिसे अवरुद्ध अग्रभाग वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं। एक प्रकार की वर्षा है जो तब होती है जब एक गर्म हवा का द्रव्यमान एक ठंडी हवा के द्रव्यमान से मिलता है। यह मिलन या अवरुद्ध अग्रभाग गर्म हल्की हवा को ठंडी सघन हवा के ऊपर उठने का कारण बनता है, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है ये ठंडी होती जाती है और संघनित होती जाती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है।
चक्रवात या वज्रध्वनि इस प्रकार की वर्षा से जुड़े होते हैं। जब आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है तो ये चक्रवाती वर्षा होती है, जिसमें पहले गर्म हवा जो है ऊपर उठ जाती है, तो ठंडी हवा तरफ से आती है, और ऊपर जो बादल है वो ऊपर उठते हैं, वहां पे संघनित होते हैं, और फिर वर्षा होती है। जो गर्मी में हमारे यहाँ पे अगर देखें तो अप्रैल मई के महीने में जो बारिश होती है, जो मानसून की बारिश नहीं होती है, वो ये चक्रवाती बारिश होती है। मेघ के से मेघ गठन से बरसने तक का जो समय काल होता है, जैसा हमने बताया कि 6.5 महीने का होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो मेघ का जो गर्भधारण, सप्तार्ध गर्भधारण, सप्तार्ध मतलब 6.5 माह का जो गर्भधारण होता है, वो कौन से माह में और कौन से पक्ष में है। यहाँ पे बताया गया कि माघ, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख, ये 6 महीनों में अगर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्रमशः, इन पक्षों में अगर वर्षा का जो मेघ का गर्भधान हो रहा है, तो उसके लक्षण जो होते हैं, उस माह में ठिठुरन वाली ठंडी पड़ती है। मार्गशीर्ष में, पौष में बर्फबारी होती, जहाँ पे बर्फबारी होती पहाड़ों में, ये तो काफी ठंडी पड़ती है मैदानी भागों में। माघ के महीने में ठिठुरन और तेज हवाएं चलती हैं। फाल्गुन के महीने में प्रचंड तेज हवाएं चलती हैं। चैत्र के माह में हवादार और बादल छाए हुए रहते हैं, और वैशाख में भी घने घने बादल अगर दिखते हैं, तो ये लक्षण होते हैं कि इन माह में जब गर्भधारण हो रहा है। परिस्थिति क्या होती है, सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद रक्त वर्णित क्षितिज, क्षितिज मतलब जहां से सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, वो थोड़ा लालिमा लिए लिए हुए होता है। ये मार्गशीर्ष और पौष माह में अगर गर्भधारण हो रहा है, तो माघ के महीने में गर्भधारण हो रहा है, तो बादलों से ढके सूर्योदय और सूर्यास्त होते के समय बादलों से ढके होते हैं, क्षितिज में बादल होते हैं। फाल्गुन के महीने में बादलों में, आकाश में बादलों का दिखना, सफेद बादल दिखाई पड़ते हैं। चैत्र माह में असामयिक वर्षा अगर हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेघ भी बन रहे हैं। वैशाख के महीने में बिजली चमकने के साथ बौछार पड़ती है। अब ये जो बताया गया कि आकाश में बादल हैं, या असामयिक वर्षा हो रही है, या बिजली के साथ बौछार हो रहे हैं, ये बादल बहुत 6 महीने पहले, 6.5 महीने पहले, अर्थात 195 दिन पहले बन चुके हैं। लेकिन ये संकेत देते हैं कि इन माह में भी मेघ बनने की प्रक्रिया हो रही है। और वो कहाँ पे हो रही है, वो विषुवत रेखा के ऊपर हो रही है, जिससे वर्षा ऋतु में, खरीफ के मौसम में वर्षा होने वाली है। परिणाम क्या होता है, बादलों की स्वस्थ गर्भावस्था होती है, मतलब अच्छे बादल बनते हैं, और उनसे जो पार्जन्य मतलब वर्षा जो होती है, वो मार्गशीर्ष में जो बादल बनते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, उससे ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में, और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में वर्षा होती है। इसी प्रकार पौष में जो बादल बनते हैं, उनसे मतलब 6.5 महीने का आप कैलकुलेशन कर लें, तो इस प्रकार सावन में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये सब खरीफ के मौसम के हैं। अश्विन और फिर कार्तिक मतलब खरीफ का अंत हो जाता है। तो इन पक्षों में, इन माह के इन पक्षों में जो वर्षा होती है, वो वर्षा के बादल बनने की प्रक्रिया कब होती है, वो यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। और हमको कैसे पता चलता है कि वो बादल बन रहे हैं और इन माह में अच्छी वर्षा होने वाली है, यहाँ पे जो परिस्थिति के जो संकेत हैं, उन्हीं माह में उससे पता चलता है कि आगे के माह में, खरीफ के मौसम में जो माह है, उसमें वर्षा अच्छी होने वाली है। मॉनसून बादलों के गर्भाधान की प्रक्रिया मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में चंद्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर के तिथि में प्रारंभ होकर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में उत्तर भाद्रपद पर्यंत चलती रहती है। तो इससे ये समझ में आता है, इसको अगर हम थोड़ा सा पंचांग के अनुसार देखें, तो हमें समझ में आ सकता है, हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वर्षा कब होने वाली है, कैसी होने वाली, कितनी होने वाली है। मानसून में सप्तार्ध गर्भ शुक्ल पक्ष में अगर होता है, तो उसका पार्जन्य मतलब वर्षा जो है वो कृष्ण पक्ष में होनी है। अगर कृष्ण पक्ष में वर्षा हो रही है, तो शुक्ल पक्ष में होने वाली है, बरसात शुक्ल पक्ष में होगी। अगर दिन में गर्भधारण हो रहा है, तो रात्रि में वर्षा होगी।
अगर रात में गर्भधारण हो तो दिन में वर्षा होगी। अगर उषा काल में अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले अगर गर्भधारण हो रहा है तो गोधूली बेला मतलब सूर्यास्त के ठीक बाद वर्षा होगी। और अगर गोधूली बेला में गर्भधारण होता है तो उषा काल में मतलब विपरीत समय में होगी। पूर्व दिशा में अगर गर्भधारण हो तो पश्चिम दिशा में वर्षा होगी उस मेघ से। और अगर पश्चिम दिशा में गर्भधारण हो तो पूर्व दिशा में उससे वर्षा होगी। इस प्रकार सप्तार्ध जो है 6 महीना, एक पक्ष और 12 घंटे का होता है। अगर इसको वास्तविक रूप से हम समझने की कोशिश करें तो एक सप्ताह का मतलब कितना होता है? 6 माह होता है, एक पक्ष होता है मतलब आधा महीना, और फिर आधे दिन का 12 घंटे, एक आधे दिन का, तो ये है सप्ताह। मानसून बादलों के गर्भाधान के समय के ठीक विपरीत समय पर पर्जन्य की प्रक्रिया होती है। पर्जन्य मतलब वर्षा। यदि मेघ गर्भाधान के मुहूर्त में तेज वर्षा होती है तब उस मेघ का असामयिक गर्भपात सप्तार्ध अवधि में किसी भी समय हो सकता है। अर्थात ए, एक द्रोण का 8वां हिस्सा की वर्षा सप्तार्ध के बीच में ही हो जाती है। अतः इस प्रकार के मेघ से सप्तार्ध के अंत में कोई वर्षा नहीं होती है। ये एक द्रोण का 8वां हिस्सा, द्रोण का गणित क्या है वो हमने इसके पहले जो मानसून के ऊपर हमने जो वीडियो दिए हैं 2024 के, उनमें हमने इसके बारे में विस्तार से बताया कि द्रोण का गणित क्या है, कैसे मापा जाता है। मानसून बादल से वर्षा की मात्रा अगर पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ और रोहिणी नक्षत्र में जो बादल हैं उनसे वर्षा अच्छी होती है, प्रचुर होती है, विपुल होती है, भरमार होती है। मानसून बादलों के गर्भाधान के समय चंद्र के उपयुक्त राशियों में गोचर सामान्य से अधिक वर्षा का संकेत देता है। जैसा मैंने बताया कि जब गर्भाधान हो रहा है तब अगर चंद्र इन 5 राशियों, इन 5 नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं तो उन बादलों से वर्षा अच्छी होगी। मानसून बादल से वर्षा के दिन मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख, ये 6 माह में जो बादल के जो गर्भाधान होते हैं उस समय अगर नक्षत्र ये चंद्र इन नक्षत्रों में से गोचर कर रहा है, सदभिषा, अश्लेषा, आर्द्रा, स्वाति और मघा नक्षत्र, ये 5 नक्षत्रों से अगर गोचर कर रहे हैं तो मार्गशीर्ष के महीने में इन पांचों में से किसी नक्षत्र में गोचर करते समय अगर जो गर्भाधान होता है बादलों का, उससे 8 दिनों तक वर्षा होती है। इसी प्रकार पौष माह में 6 दिनों तक, माघ माह में 16 दिनों तक, फाल्गुन माह में 24 दिनों तक, चैत्र माह में 20 दिनों तक और वैशाख में 3 दिनों तक। मतलब इन माह में अगर मेघ का गर्भाधान हो रहा है मतलब मेघ बन रहे हैं, और उस उन दिनों में जिस समय मेघ बन रहे हैं उस समय चंद्र का गोचर इन 5 राशियों, 5 नक्षत्रों में से किसी में है, तो उसके अनुसार 6.5 माह बाद जो वर्षा होगी, मानसून में ये वर्षा होगी, तो उस समय लगातार इतने दिनों तक वर्षा होने की संभावना होती है। मानसून बादलों के गर्भाधान के मृगशिरा से वैशाख माह की अवधि में चंद्र के उपयुक्त नक्षत्रों में गोचर से निर्धारित दिनों के अंत तक, के दिनों तक वर्षा का संकेत है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हो रहा है तो वैशाख माह से इन सब अवधियों में जो वर्षा होगी इसी नक्षत्र में होती है। जैसा मैंने बताया कि जिस नक्षत्र में चंद्र का गोचर होते समय वर्षा मेघ का गर्भाधान होता है उसी नक्षत्र में वर्षा होती है। तो ये वैशाख माह से प्रारंभ करके इतने दिनों तक वर्षा होती है। मानसून बादल की वर्षा की मात्रा जो है वो अगर हवा चल रही है तो 3 अधिक वर्षा होती है, बिजली कड़क रहा तो 6 अधिक वर्षा होती है, मेघाच्छादित अगर आकाश है और उससे वर्षा हो रही है, काफी दिनों से बादल हैं और बादल छाया हुआ है घना, तो ज्यादा अधिक 9 अधिक वर्षा होती है। बादल गरज के साथ अगर बरस रहे हैं तो 12 अधिक वर्षा होती है। और ये सभी घटनाएं अगर एक साथ हो रहे हैं तो एक द्रोण वर्षा होती है। ये जो वर्षा की मात्रा का जो गणित है वो हमने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। मानसून बादल के वर्षा के क्षेत्र जो है
जैसे अगर जो हमने ये घटनाएं बताई है, हवा चलना, बौछार पड़ना, बिजली कड़कना, बादल गरजना, मेघाच्छादित होना, इनमें से अगर कोई एक घटना हो रही है तो 6.5 सवा 6 योजन अर्थात 31 मील के एरिया में वर्षा होगी। अगर कोई दो घटना घट रही है तो 12.5 योजन मतलब 62.5 मील के क्षेत्र में वर्षा होगी। मील, किलोमीटर नहीं। बिजली कड़क ये इनमें से अगर कोई तीन घटनाएं एक साथ हो रही हैं तो 25 योजन या 125 मील के क्षेत्र में वर्षा होगी। अगर कोई चार घटनाएं हो रही हैं तो 50 योजन या 250 मील के क्षेत्र में वर्षा होगी। और अगर ये सभी पांच घटनाएं हो रही हैं तो 100 योजन या 500 मील के क्षेत्र में वर्षा अ, होने की संभावना होती है। सभी पांच घटनाएं अगर अनुपस्थित हैं तो वर्षा होने की संभावना नगण्य है। तो अगर सभी पांच घटनाएं हो रही हैं तो 500 मील के क्षेत्र में मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा हो रही है। और अगर कोई भी घटना नहीं हो रही है तो बारिश नहीं हो रही है होगी। अशुभ ग्रह वर्षा के लिए जो है वो शनि, मंगल, राहु और केतु हैं। और शुभ ग्रह जो बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुक्ल पक्ष, ये सभी जो है शुभ ग्रह हैं। मेघ गर्भाधान के मुहूर्त में यदि सूर्य या चंद्र या दोनों ग्रहों का गोचर किसी अशुभ ग्रह में हो रहा है तब ये उस मेघ से वर्षा होते समय बिजली कड़कने, बादल गरजने के साथ तेज हवा चलने और तेज बौछार पड़ने का वातावरण निर्मित होता है। परंतु यदि यह गोचर शुभ ग्रह में होता है तब प्रचुर मात्रा में वर्षा होने की संभावना होती है। तो शुभ अशुभ का क्या असर पड़ता है वो हमने बताया। इसके बाद हम उसी मैप को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये मैप जो है ये इसके बाद और आगे हमने 26 तारीख को लिया है। 26 तारीख को हमने देखा है कि 13, इसके पहले हमने जो मैप दिखाया था उसमें था कि 13 तारीख को श्रीलंका से नीचे वास्तविक रूप से जो मानसून के बादल कहाँ पर थे वो थे। लेकिन हम 26 तारीख को अगर देखें तो 26 तारीख को महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में मतलब कोल्हापुर वगैरह में मानसून के बादल प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा इसमें मैप से बताया जा रहा है कि समय से थोड़ा पहले मानसून के बादल अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अगर ये ऐसा है तो मानसून के मौसम में वर्षा का व्यवधान भी होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा 26 मई को प्रकाशित मानसून मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीप भागों में मानसून सामान्य समय से बहुत पहले आगमन एवं सक्रिय होता हुआ दिख रहा है। इसका मुख्य कारण मार्गशीर्ष से वैशाख माह की अवधि में कुछ बहुत ही विशिष्ट ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं उसको भी हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसको स्लाइड में नहीं दर्शाया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो कुंभ मेला के समय इस बार जो कुंभ था ये महाकुंभ था और ये 144 वर्ष के बाद आया था। और उस समय जो ब्रह्मांडीय पिंडों की जो एक स्थिति बनी थी वो एक विशिष्ट स्थिति थी जिसका प्रभाव हमको इस बार मानसून में देखने को मिल रहा है। इतना ही मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसके ऊपर हम एक अलग से विस्तार में वीडियो बना के हम देंगे। हाँ, धन्यवाद। मुझे संपर्क करने के लिए यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट का भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है और एड्रेस भी लिखा हुआ है। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम पंचांग के ऊपर एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जो कि 8 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। रात्रि 7:30 बजे से 9:30 बजे प्रतिदिन 2 घंटे, जिसमें हम दैनिक कृषि दिनदर्शिका बनाना स्वयं कैसे स्वयं निर्मित कैसे करना है उसके लिए कृषक बंधुओं को हम उसके बारे में हम बताएंगे। प्रशिक्षण देने का ये कार्यक्रम है कि हम कैसे स्वयं अपने जहाँ पे भी आप हैं और जिस स्थान पर हैं और वहाँ के अनुसार आपके फसल के अनुसार आपके ऋतु के अनुसार आप स्वयं कैसे पंचांग के आधार पर दैनिक कृषि दिनदर्शिका बना सकते हैं उसके बारे में
और क्यूआर कोड से आप पंजीकरण कर सकते हैं स्कैन करके, या डायरेक्टली हमको इस मोबाइल नंबर पर जीपे करके और व्हाट्सएप पे में ये शुल्क पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में और विस्तार में जानना समझना है तो मुझे फोन पर भी आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।